साथ उन्होंने ना, इनकी आदत है, अकेले नहीं आते कभी, सब मिलके आते हैं भेड़ियों की तरह। ये आए, इसराइल ने सबको ठोक दिया, 5-6 आए थे, निपटा दिया इसराइल ने एक साथ, 5-6 को एक साथ निपटा दिया। तो 3 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियन वहां से भाग कर आए, या अमान और जॉर्डन के कई हिस्सों में आ गए, यानी कि जंग हुई वहां पे तो ये लोग भाग के आ गए। ठीक है जी। अच्छा, वहां पे इनको खुजली थी पैलेस्टीनियंस को। पैलेस्टीनियंस की खाज जो है ना 76 साल पुरानी, आज की खाज नहीं है इनकी, आप सोच रहे हो अभी की खाज है, ना 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 ना, इनकी खाज खुजली बहुत पुरानी है। तो जब ये जॉर्डन में थे, जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, वहां पे भी इनको खुजली हुई, इनकी खाज वहां पे भी हुई। तो इनके साथ इनका जो किंग हुसैन था वहां पे जॉर्डन का, इनके साथ उनकी ठकठक होने लगी। 1952 में, 1952 में किंग हुसैन राजा बन गया जॉर्डन का। ठीक है, याद रखिएगा, 1952 किंग हुसैन जॉर्डन का राजा बन गया। तो ये कह रहे थे कि पैलेस्टीनियन गुरिल्लाज, उसमें लीडर यासिर अराफात था, उसके बाद के समय यासिर अराफात लीडर बना। पैलेस्टीनियन गुरिल्लाज बिगैन इंटरफियरिंग विद हाईवे ट्रैफिक, जो हाईवे ट्रैफिक था उसके साथ इंटरफियर कर रहे थे। पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी कैंप्स को कंट्रोल करना चाह रहे थे, जॉर्डेनियन आर्मी से लड़ाई झगड़ा करते थे, और गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को खुला चैलेंज देते थे। यानी कि पैलेस्टीनियंस की तब भी आदत थी कि मुसलमान मुल्क में रह रहे हो, वहां का राजा तुम्हें होस्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ भी गद्दारी करनी है। खुश कहीं नहीं है ये कभी खुश नहीं है। अब इसने क्या करा सुनो, यहां पे टेंशन बढ़ता गया, और फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, इन्होंने जॉर्डन की जमीन इस्तेमाल करके इजराइल पे हमला कर दिया। इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन का पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, PFLP। इसने जॉर्डन, क्योंकि जॉर्डन में थे ये लोग, इन्होंने जॉर्डन की भूमि इस्तेमाल करके इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया। ठीक है भाई साहब। बीचियन एक इजराइल की टाउन थी, वहां पे पैलेस्टीनियों ने रॉकेट मारे खूब सारे, और इजराइल ने रिस्पॉन्ड करा एयर स्ट्राइक इरबिद पे, लार्जेस्ट सिटी इन नॉर्दर्न जॉर्डन नियर सीरिया ना पैलेस्टीनियन स्ट्रॉन्गहोल्ड। वहां पे उन्होंने बमबारी करी इजरायलियों ने, और जॉर्डेनियन आर्मी ने इजरायली सिटी टाइबेरियस को, सी ऑफ गैलिली में था, इसको शेल करा, और बड़ा एस्केलेशन हो गया, यानी कि लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब हुआ क्या ये देखिए, Jordanian army and air force had been battered by Israel in the 1967 war. 1967 वॉर में वैसे भी जॉर्डेनियन आर्मी और एयर फोर्स को बहुत बुरी तरीके से कुत्ते की तरह मारा था इजराइल ने, घसीट के मारा, कम घसीटा ज्यादा, बेइज्जती ज्यादा करी उनकी। तो वो पहले ही सहमे हुए थे। अब उनकी जमीन इस्तेमाल करके पैलेस्टीनियंस ने अटैक कर दिया, किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। इनकी यहां पे जॉर्डन में हो गई लुप भयानक वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब इन्होंने क्या करा कि अब इन्होंने बोला कि नहीं साहब, जॉर्डन को बोला है कि अपनी फौज वॉज तुम ठीक करो, ठीक है ना। US and UK supplied equipment to rebuild the military. One of the nations Jordan turned to for training of newly created army was Pakistan. तो अब उसने बोला कि नहीं यार, हमें भी हथियार चाहिए। जॉर्डन ने बोला, तो US और UK ने तो हथियार दिए, पर लेकिन बोला यार कोई तो हमें ट्रेनिंग देगा, हमें तो ट्रेनिंग नहीं आती, हमें तो कुछ आता नहीं करना, हमारी ट्रेनिंग ही कमजोर है, आती नहीं हमें ट्रेनिंग करनी। तो बोला कि नहीं, पाकिस्तानी फौज हमें ट्रेनिंग देगी। चलो ठीक है जी, पाकिस्तानी, अच्छा पाकिस्तानी भाड़े की फौज, जो पैसा फेंके वो नाचते हैं पाकिस्तानी। तो उसने बोला, पाकिस्तानी ने पता किसको भेजा? ब्रिगेडियर जियाउल हक, वही जियाउल हक जो बाद में इनका राष्ट्रपति बना और आर्मी चीफ बना, जिसने बेनजीर के बाप को फांसी लगाई थी। ठीक है जी, ऑल राइट। ये गया वहां पे, और ये किंग हुसैन का, जो किंग हुसैन जॉर्डन का था, उसका सगा बन गया। अब देखो, बात यह है कि सीरिया के अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 17 सितंबर 1970 को किंग हुसैन ने बोला जॉर्डेनियन आर्मी को कि जो रेफ्यूजी कैंप अमान के आसपास के मिलिटेंट हैं, आप उनको टारगेट करो। ये पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन ने बोला, इजराइल ने नहीं, जॉर्डन ने बोला कि इनको टारगेट करो। अच्छा, 18 सितंबर को, यानी कि एक दिन के बाद, सीरिया जो बगल वाला एक देश है, उसके टैंक जॉर्डन के अंदर घुस गए, पैलेस्टीनियन जो आतंकवादी थे उनके सपोर्ट में। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे भैया, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो 17 तारीख को उसने बोला कि तुम ठोको पैलेस्टीनियन को, 18 तारीख को सीरिया वाले घुस गए टैंक लेके जॉर्डन के अंदर। अब जॉर्डन के अंदर ये लोग टैंक लेके घुस गए दोस्तों। जियाउल हक को बोला, किंग हुसैन ने जियाउल हक को बुलाया, बोला कि यार देखो, सिचुएशन सीरियस है, और जॉर्डन सीरियन टैंक्स को तो अपनी फोर्सेस से संभाल लेगा, और जियाउल हक ने बोला कि मैं इसको संभालता हूं, काउंटर अटैक, आप चिंता मत करो। ये ब्रिगेडियर जियाउल हक, पाकिस्तान आर्मी वाला। ठीक है जी। अब भाई साहब, 17 से लेकर 27 सितंबर तक ये फाइटिंग हुई, और कहते हैं कि 10,000 लोग मारे गए। ठीक है जी,
और ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर है तारिक अली, वो ये कहता है कि ब्लैक सितंबर, इसको ब्लैक सितंबर कहा जाता है। उसने किताब लिखी है द डुअल पाकिस्तान ऑन द फ्लाइट पाथ ऑफ अमेरिकन पावर, 2008 में पब्लिश हुई है। अली ने कहा है मोशेदयान, तो तारिक अली जो है, तारिक अली कोट करता है और कहता है कि मोशेदयान का कोट है, मोशेदयान जो इजरायली है, ठीक है जी, इजरायली जनरल है, बड़ा फेमस है, एक आंख में उसकी पट्टी थी, हमने भी उसके बारे में पढ़ाई करी थी जब हम आर्मी में एक एग्जाम होता है दोस्तों, पार्ट बी में हमने मोशेदयान के बारे में बहुत पहले लिखा था। मैं 1994-95 की बात कर रहा हूं, 1994-95 जहां तक मुझे याद है। तो मोशेदयान ने, पता है आपको किंग हुसैन के बारे में क्या बोला? किंग हुसैन के बारे में यह बोला कि किंग हुसैन ने जितने फिलिस्तीनी मारे थे 11 दिन में, उतने इजराइल 20 साल में नहीं मार पाया। समझ रहे हैं आप? तो ये हाल है। और ये करा किसने भाई साहब? ये करा किसने? ये करा जियाउल हक ने। एक पाकिस्तानी ने 20 से लेकर 25,000 पैलेस्टीनियंस को काट दिया, एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने जिसका नाम था जियाउल हक, और उसने इतने फिलिस्तीनी मारे, और पाकिस्तानी कौम इतनी पागल हो गई खुशी से कि बोला कि ये मर्द मोमिन, मर्द हक, जियाउल हक, इसको बनाओ राष्ट्रपति, बनाओ इसको आर्मी चीफ बनाओ। जिस बंदे ने 20 से लेकर 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा, जिनके लिए पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है। पाकिस्तानियों, जरा जाओ और ब्लैक सितंबर डालो जरा गूगल पे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी फौज और तुम्हारी क्या कारकर्दगी है। जो आज की तारीख में झूठ बोलता है ना, तुम्हारा शहबाज शरीफ और तुम्हारा इमरान खान और तुम्हारा नवाज शरीफ और तुम्हारा ये जितने भी भुट्टो जितने भी तुम्हारे हैं पुराने, ये सब के सब जो झूठ बोलते हैं, तुम लोग खुद फिलिस्तीनियों के कातिल हो। सोचो जरा, अपनी हिस्ट्री देखो जाके, तब तुम्हें पता लगेगा तुम लोग कितने बड़े जालिम और कितने बड़े कातिल हो। तुमने बेगुनाह फिलिस्तीनियों को काट दिया वहां पे। अब बोलते हो इजराइल ने यह कर दिया, इजराइल की साजिश है भाई। दोस्तों, अब लेटेस्ट खबर यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई ने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया। यूएई ने बोला कि भैया देखो, हमारा इस पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं है, हम तेल बेचने वाले लोग हैं, हमारा टोटल गेम डिमांड एंड सप्लाई, ग्राहक कौन है, कौन खरीद रहा है, कितने पैसे रख रहा है, गले में कितने पैसे आ रहे हैं, मुझसे लेना देना नहीं है। तुम एक दूसरे को मार रहे हो भैया, वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड। तो आपने तुर्की का सुन लिया, तुर्की के लोग कह रहे हैं फौजें भेजो, उनको ज्यादा खुजली हो रही, खुरक ज्यादा है ना तुर्की वालों को। यूएई वालों ने बोल दिया शेख हैं जिनके पास तेल है, जिन शेखों के पास तेल है उन्होंने बोला हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, हमारे इस लड़ाई से, इस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, हम अपना काम से काम मतलब रखते हैं, तुम बताओ कितना तेल चाहिए, कितने रेट पे लोगे, इतनी बात करो हमसे, इससे ज्यादा बात मत करो। इसने देखो सामने बोल दिया है, वी डू नॉट एंगेज इन पॉलिटिक्स, वी गवर्न बाय सप्लाई एंड डिमांड एंड वी डू नॉट कंसिडर व्हाट ईच कंट्री हैज डन। डिमांड एंड सप्लाई किसके बारे में? तेल के बारे में, बस धंधे की बात करो, ये यूएई ने बोला है। और यूएस ने, सुनने में आया है कि यूएस ने बॉस यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड, जो इनका 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको वहां पे भेज दिया है पूरे जहाज वहाज के साथ, सबके साथ। और ये डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने ये बोला है कि हमने बिल्कुल इजराइल के पास ये सब जहाज। अब देखिए बात यह है ना कि जब आप जहाज भेजेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर, तो अकेले नहीं आएगा, उसके साथ डिस्ट्रॉयर आएंगे, उसके साथ फ्रिगेट आएंगे, उसके साथ न्यूक्लियर सबमरीन आएंगे, उसके साथ हवाई जहाज आएंगे, वो तो पूरा शहर जाएगा फिर। तो अमेरिका का एक बेड़ा वहां पे जाके खड़ा हो गया। ये किसके लिए बेड़ा है? क्या ये हमास के लिए? ना, नॉट एट ऑल। अमेरिका ने क्यों भेजा है? अमेरिका ने अपना पूरा जो मामला है ना, फ्लीट, ये फ्लीट क्यों भेजी है? और जेरल्ड फोर्ड भेजा है इनका 100,000 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट का एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पार्ट, और उसके साथ दुनिया भर के 10-15 और जहाज साथ में चलते हैं ना, अकेला तो चलता नहीं वो। और हजारों सैनिक अपने क्यों भेजे हैं? कि किसी और देश को खुजली हो, किसी भी देश को, कोई भी देश हो सकता है जिसको खाज की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की एलर्जी हो सकती है, कि भैया हम जाके जरा इजराइल के खिलाफ कुछ कार्रवाई करें, तो वहां पे अमेरिकन खड़े हैं। अब अमेरिकन इजरायलियों को यह बोल रहे हैं कि सुनो, तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, अब तुम ठोको आराम से, हम यहां पे खड़े हैं, कोई बीच में नहीं आएगा, तुम इत्मीनान से तुम इनको ठोको, हमास को, और तब तक ठोकते रहो हमास और हिजबुल्लाह को जब तक तुम थक ना जाओ, फिर आराम करो, चाय पानी पियो, फिर ठोको इनको, हम यहां पे खड़े हैं, कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने का। दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं हम सवाल और जवाब पे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। दिनेश होतम कुमार ये कहते हैं कि हेलो मेजर, हेलो दिनेश जी, ये कहते हैं कि जो हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक करा है, आपके ओपिनियन में क्या ये जो पीस प्रोसेस है इजराइल और सऊदी अरेबिया का, इसको डिरेल करने के चक्कर में करा है, कि ये किसी तरीके से बैक बर्नर? बिल्कुल, एक मुख्य कारण इसका यह भी है, और ये करवाया ईरान ने है,
ईरान ने जानबूझ कर करवाया, ईरान ने फंड करा, ईरान ने हथियार दिए, ईरान ने ट्रेनिंग दी है। ये पूरा अटैक के पीछे ईरान है। ईरान ने मीटिंग्स करवाई थी अलग अलग जगह और ईरान ने इसको कोऑर्डिनेट करा था, तो इसके पीछे ईरान है। सबसे पहले ईरान को भी जूते पड़ने चाहिए अच्छे वाले, ठीक है ना। ये हमास वमास तो कीड़े मकोड़े हैं, पर मोटा काम ईरान ने करा है। ईरान मस्ट बी पनिश्ड, पहली चीज। Will Saudi Arabia show restraint towards Israel if they execute any major offense against Palestine, as it was Hamas who started this latest provocation? क्या सऊदी अरेबिया इसमें कुछ करेगा? मुझे नहीं लगता सऊदी अरेबिया कुछ करेगा। थोड़ा बहुत कर सकता है सऊदी अरेबिया, थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा वहां से, लेकिन इजराइल मैनेज कर लेगा। देखिए बात यह है कि पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड और इंडिया इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। सऊदी अरेबिया के पास तेल है, ठीक है ना, पर इसके अलावा कुछ नहीं है सऊदी अरेबिया के पास। अगर सऊदी अरेबिया ये सोचे कि सऊदी अरेबिया कोई बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है, ऐसा कुछ नहीं है। और फाइनेंशियल पावर है सऊदी अरेबिया, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। जैसे हम लोगों का सॉफ्टवेयर जो है, जो भारत सॉफ्टवेयर बनाता है ना, वो उसकी वर्थ एनुअल जो हम बेचते हैं सॉफ्टवेयर, वो सऊदी अरेबिया के तेल से ज्यादा हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब मौत आ जाएगी। हाँ, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कोई ऐसा एक्सट्रीम वाला केस नहीं है सऊदी अरेबिया का, ठीक है जी। What should be the measures taken by India and will this lead to India standing more resolutely with Israel and moving away from Palestine? हम लोग पैलेस्टीन के साथ खड़े क्यों हैं, आज तक क्यों खड़े थे, मुझे यही समझ में नहीं आया, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया। पूरे ये सब यासिर अराफात आ रहा है यहाँ पे, इंदिरा जी उससे मिल रही हैं, तो मैं राखी बांध रही हूँ, मेरा भाई भाई नहीं, वो टेररिस्ट है यार, वो टेररिस्ट था, सॉरी माफ कीजिएगा। वी शुड स्टैंड विद इजराइल, वी शुड गिव वेपन्स टू इजराइल। अब ब्रह्मोस दीजिए हमारी, अब ब्रह्मोस सीधा वेस्ट बैंक के अंदर, गाजा फाजा के अंदर, बिल्कुल हिजबुल्लाह के और हमास के हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाए, निपटा दे। होना चाहिए। भारत शुड गिव पिनाका, मैंने तो ट्वीट करा था इसके ऊपर, वी शुड गिव पिनाकास। पिनाका का मतलब आप जानते हैं क्या है? पिनाका इज द बो ऑफ लॉर्ड शिवा, शिव जी के धनुष का नाम है पिनाका, और वो इंडियन आर्मी का वेपन है पिनाका। भाई साहब बटन दबाओ, हैप्पी दिवाली। जय हिंद मेजर भाई, जय हिंद अभिषेक जी, जय हिंद। यू हैव क्रिएटेड अ कमेंडेबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ ऑथेंटिक न्यूज एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट्स, माय रिस्पेक्ट्स। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिगार्डिंग इजराइल वॉर, इसका इंपैक्ट क्या होगा ऑन द यूक्रेन वॉर इफ एनी, एंड व्हाट इक्वेशन विल नाउ बी फॉर बिटवीन यूएस, नेटो एंड इजराइल इफ दिस वॉर पिटाई escalates with Iran directly supporting this? What will be its impact on India, especially in relation to IMEC corridor, as it can be a coincidence that this attack has come just after US-Saudi security pact? Again, keep up the good work and happy hunting. Thank you very much. अच्छा, ऐसा है अभिषेक जी, आपने जो सवाल पूछा है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और मैं 1 मिनट लूंगा इसको समझाने में। देखिए ऐसा है ना, आपने पूछा कि इसका इम्पैक्ट ऑन द यूक्रेन वॉर, ये अभी इम्पैक्ट ना, इट्स टू अर्ली टू से क्या इम्पैक्ट होगा, और लोग इसको स्टडी कर रहे हैं सीरियसली, ठीक है जी। लेकिन मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट लोकलाइज्ड रहेगी। आपने देखा इवन रशिया यूक्रेन वॉर इज लोकलाइज्ड, बीच में कोई नहीं पड़ रहा। हथियार लोग दे रहे हैं, ठीक है, पैसा लोग दे रहे हैं, लेकिन बीच में कोई नहीं पड़ रहा। 1.5 साल पहले शुरू हुई लड़ाई यूक्रेन और रशिया के बीच में, आज भी यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसमें ऐसा नहीं कि 5 और देश कूद गए। ये भी लड़ाई जो है ये रहेगी, और लोग समझते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान, सीरिया फिरिया जैसे 2 कूड़े कबाड़े हैं, इनको तो कभी अकल नहीं आएगी जिंदगी में, लेकिन जो सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, जो पढ़ी लिखी कंट्रीज हैं, वो ये मानती हैं कि इजराइल के साथ गलत हुआ और इजराइल जो कर रहा है ठीक कर रहा है। तो इजराइल मारेगा, मार मार के जब इजराइल थक जाएगा, फिर मारेगा, फिर थकेगा, फिर मारेगा, फिर थकेगा, फिर इजराइल रुक जाएगा जब हमास डिसमेंटल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये होने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका कि इसका यूक्रेन के साथ क्या लेना देना। अभी इट इज टू अर्ली टू से, अभी इट इज टू अर्ली टू से। अभी देखिए दोनों तरफ ना बाहर वाले लोग नहीं कूदे, बीच में बाहर वाले लोग नहीं कूदे, तो ये देखना पड़ेगा, ये देखने वाली चीज है। इसमें अभी बोलना बहुत मुश्किल होगा। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इंडिया स्पेशली इन रिलेशन टू IMEC कॉरिडोर? देखिए अभी अगेन वेरी प्रीमेच्योर, कॉरिडोर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इट गोज ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, ये सऊदी से लेकर घूम घाम के इजराइल से लेकर पूरा ये जर्मनी शर्मनी तक जाने की इनकी बात है कॉरिडोर की। पर लेकिन अभी वो कॉरिडोर कागजों पे है ज़्यादातर, कुछ कुछ है एरिया जो तैयार हैं उसके, क्योंकि पहले से ही तैयार थे वो, ऐसा नहीं कि साइन करने के बाद बने हैं, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। देखिए इन कॉरिडोर्स को ना इट टेक्स डेकेड्स टू बिकम ऑपरेशनल। तो अभी कुछ नहीं, ये मामला शांत हो जाएगा कुछ समय के बाद। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन ये लड़ाई कुछ समय के बाद शांत हो जाएगी दोस्तों। अच्छा, NDA एस्पिरेंट, वेरी गुड, हेलो मेजर सर, हेलो NDA एस्पिरेंट। मैं पिछले 6 महीने से द चाणक्य डायलॉग्स देख रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नॉलेज जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड के बारे में बेहतर हुई है। माय क्वेश्चन इज, रशिया इज मेकिंग अ सिचुएशन ऑफ इजराइल हमास वॉर टू डाइवर्ट वर्ल्ड अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर, एज लीडर ऑफ हमास विजिटेड रशिया। नहीं, ये कुछ नहीं है सर,
रशिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमास वाले देखिए, ये इस्लामी आतंकी हैं, हमास वाले, ये दिमाग से पैदल लोग हैं। और जब तक इनको लगातार, इसमें थोड़ा सा क्या है कि मैं आपको बताता हूं, करीब 6 अरब डॉलर, करीब 6 अरब डॉलर प्रिजनर एक्सचेंज में अमेरिका ने ईरान को दे दिया। ठीक है जी, ये खुजली ईरान को वहां से आई है। कोई माने ना माने, मेरा ये मानना है, अब पीपल कैन से दैट मेजर आ रही है, यूर रॉन्ग, आप गलत बोल रहे हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये वहां से खुजली उत्पन्न हुई है। क्योंकि हर चीज में पैसा लगता है, गाड़ी चलती है, पेट्रोल फूकता है, पैसा लगता है। ठीक है, आप घर की भी बल्ब जलाएंगे तो मीटर बढ़ता है, तेज भागता है मीटर, पैसा लगता है। अगर आप 7-7.5 हजार रॉकेट इजराइल पे डाल रहे हैं, हर एक रॉकेट का पैसा लगता है। ये बॉस पैसा आया कहां से? ये आया कहां से पैसा? जो फाइटर्स हैं, आपको उनको तनख्वाह देनी है, पैसा कहां से आया? ये ईरान कर रहा है। और यूएस ने बहुत बड़ी बेवकूफी करी जो ईरान को 6 अरब डॉलर दे दिए। एनीवे, अश्विन कुमार जी, नमस्कार अश्विन जी। इनका सवाल यह है कि कह रहे हैं मुझे बड़ा दुख है जो इजराइल में करंट सिचुएशन है। देखिए, इन्होंने बोला है कि वन पॉइंट कमिंग अप इज देयर सरप्राइज, कि इजराइल का इतना स्ट्रांग डिफेंस और इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर है, फिर भी ये सरप्राइज कैसे हो गए। और इजराइल गवर्नमेंट एंड पीपल were recently occupied with their internal judicial reforms and protests related to this. My question is, as an Indian, politics, religious, communal, regional instability and misinformation can motivate enemies of a country to do such devastating attacks. How can we as government and armed forces ensure we do not have such surprises in our country? अच्छा, ये कह रहे हैं कि साहब इजराइल का जो स्ट्रक्चर है, इजराइल का स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से है कि उसका जो मिलिट्री है वो तगड़ी है, इंटेलिजेंस फोर्सेस तगड़ी। फिर कैसे? देखिए, 100% कभी नहीं होता, 100% कभी भी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, इनको पता था कि इनका डेविड स्लिंग है, ठीक है, डेविड स्लिंग यानी कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, एक डेविड स्लिंग, राइट, और एक इनका आयरन डोम है। तो अब जैसे डेविड स्लिंग इधर हो गया, आयरन डोम इधर हो गया, अब आपने एक रॉकेट मारे, आपने कई सारे, तो इसने कर दिया खत्म। लेकिन जब आप 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट मारेंगे तो कुछ ना कुछ तो रॉकेट गिरेंगे, कई सारे हवा में बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो गिरेंगे जमीन पे। तो उन्होंने ओवरवेलम कर दिया सिस्टम को, ठीक है जी। और अपना कुछ कुछ करके, चाइना से कुछ लेके, कुछ दे हैव डन अ लॉट ऑफ स्टफ। और इसके पीछे बड़ी लंबी प्लानिंग गई है, ईरान की प्लानिंग गई है। सबसे पहले ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, मैं बता रहा हूं, ईरान दुनिया में इतना बड़ा हेडेक बन जाएगा जब फॉर्मली ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे। इट विल बिकम अ वेरी बिग हेडेक फॉर दिस एंटायर वर्ल्ड। ईरान हैज टू बी दैट। ये पागल मुल्ला जो ईरान में बैठे हैं ना, इन पागल मुल्लों को निपटाना पड़ेगा। जो भी इनके मौलवी मौलाना ऊपर बैठे ना, ये रफसंजानी के टाइप के जो हैं सब, ये क्रैक हैं। लोग बड़े अच्छे हैं ईरान के, वेरी नाइस पीपल, वेरी ब्यूटीफुल पीपल, एंड बड़े कल्चर्ड लोग हैं यार ईरानी। मैं तो उनके साथ बैठा हूं, खाना खाया हूं, बड़े अच्छे नफीस लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। पर जो उनकी टॉप ब्रास है ना, टॉप ब्रास हिली हुई है दिमाग से। दे हैव टू बी न्यूट्रलाइज्ड। और आपने फिर ये पूछा कि साहब ये भारत में ऐसा ना हो, हम कैसा करते। देखिए, भारत में ऐसा होना, इस लेवल का होना थोड़ा सा मुश्किल है। भारत में भी हो चुका है ऐसा, कारगिल हुआ था, फिर भारत ने उसकी जवाबी कार्रवाई करी। लेकिन भारत में करने वाला कौन है? पाकिस्तान, ठीक है जी। और हमें पता है कि पाकिस्तान को कैसे सॉर्ट आउट करना है। अलग अलग तरीके से हम पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं कि हजामत कर रहे हैं पाकिस्तान की। जरूरी नहीं कि सिर्फ हथियार से हजामत, FATF में डालो 4-5 साल, फिर हजामत हो जाती है पाकिस्तान की, है ना। पाकिस्तान का लोन डिले करवा दो, फिर हजामत हो जाती है पाकिस्तान की। हजामत करने के हमारे पास सैकड़ों तरीके हैं, और आज की तारीख में सारे के सारे उस सैकड़ों तरीके दौड़ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर बरकरार है प्रेशर। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और इजरायलीज को मैं ये कहना चाहता हूं, आई स्टैंड विद इजराइल।